द अर्थ। दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, तो जैसे आप ये सोचो कि अगर मान लो मुझे अर्थ के नीचे से गोल्ड निकालना है, या मुझे अर्थ के नीचे से सिल्वर निकालना है, या मुझे अर्थ के नीचे से आयरन निकालना है, या अर्थ के नीचे से मुझे कॉपर निकालना है, तो आप ये चीज समझो कि मुझे ये सारे के सारे मेटल्स अंडर द अर्थ ही मिलते हैं, है ना। अगर ये सारे के सारे मेटल्स मुझे अंडर द अर्थ ही मिलते हैं, तो हम इनको कैसे निकालेंगे? अब लॉजिकली समझना क्या है, हमारे पास कई सारे मेटल्स होते हैं। जैसे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, जैसे अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं उसके अंदर कि हमारे पास जो मेटल्स है वो कौन से? कांसी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके, से, पकाता है, Cu, Hg, Ag, Au, Bt। सही बात है। तो हमारे पास ये सारे जो मेटल्स हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये क्या है मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी पोटेशियम, दिस इज गोइंग टू बी सोडियम, दिस इज गोइंग टू बी कैल्शियम। तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज गोइंग टू बी मैग्नीशियम, दिस इज गोइंग टू बी मैग्नीशियम, दिस इज गोइंग टू बी एल्यूमिनियम, दिस इज गोइंग टू बी जिंक, दिस इज गोइंग टू बी आयरन, दिस इज गोइंग टू बी टिन, दिस इज गोइंग टू बी लेड, दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन, दिस इज गोइंग टू बी कॉपर, दिस इज गोइंग टू बी मर्करी, दिस इज गोइंग टू बी सिल्वर, दिस इज गोइंग टू बी गोल्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लैटिनम। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सबका सीन क्या है? इन सबका सीन क्या है मुझे बताओ। सो वी गोना हैव हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, यू अंडरस्टैंड। तो इन सब में क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक जब हम जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना। देखो, एक सिंपल सी बात हमको ये चीज समझनी है कि भाई मान लो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक मेटल है, तो मेटल का केमिकल नेचर कैसा होता है? मेटल इज दैट एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। सही बात है, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। तो अब ये बताओ कि भाई एक बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है ना, पर एक अच्छा बच्चा कौन? एक अच्छा बच्चा है वो जो बहुत अच्छा पढ़े और बहुत जल्दी पढ़े, मैं जो समझाऊं वो बहुत जल्दी समझ जाए, है ना। तो वो मेटल है अपना, अच्छा, वो अच्छा बच्चा है। तो इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि भाई एक स्टूडियस बच्चा है, एक बहुत ही रिएक्टिव बच्चा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा बहुत जल्दी कोई चीज समझ जाए, वो एक रिएक्टिव बच्चा है। इसी तरह से मेटल्स की अगर बात करते हैं, तो मेटल्स कौन से होते हैं? विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। हैव यू अंडरस्टैंडिंग? So what are metals? Metals are those which loses electrons. That exactly is nothing but what? That is a metal. तो अब आप एक लॉजिक ये चीज समझो कि जब हम मेटल की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे बताओ? हम कहते हैं जी दो तरीके के मेटल्स हैं। अब ये बात तो आपको पता है कि जिसकी वैलेंस शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वैलेंस शेल में एक, दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ वही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लूज करना चाहते हैं क्या? जो लूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यू अंडरस्टैंड? तो मान लो मेरे पास एक है लिथियम, तो लिथियम का साइज छोटा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। और सोडियम का है तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 8 और 1। तो ये मेरे पास कौन है? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ मेटल। तो आप ये चीज समझो कि मैं अगर सोडियम की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ सीन क्या है कि वी विल हैव अ मेटल। यू गेट दिस पॉइंट? दिस इज एक्जैक्टली गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी अ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम ये रहा और लिथियम ये रहा। लेकिन आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, लिथियम की वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 281 है। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 21 है। लेकिन आप एक सिंपल सी बात बताओ कि जो लिथियम है उसके न्यूक्लियस के पास 3 प्रोटॉन्स हैं और सोडियम के न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन्स। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल, एल शेल, एम शेल वाला, वो एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है। अगर ये एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? अगर ये एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसका मतलब क्या है? बताइए। कि क्योंकि ये एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैम, ये जो एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफी दूर है। और क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ?
कि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पहुंच रही है। अगर इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसका मतलब क्या है बताओ। कि मैम ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है विल लूज क्विकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पार्ट? ये वाला इलेक्ट्रॉन विल लूज क्विकली क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो हल्की सी भी अगर मैंने हीट दे दी, मान लो मैंने 10 जूल की हीट दे दी, मान लो मैंने 20 जूल की हीट दे दी, है ना। मान लो मैंने 10 जूल की हीट दे दी, मान लो मैंने 20 जूल की हीट दे दी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हीट देते ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी, तो आउटवर्ड फोर्स बढ़ेगी। आउटवर्ड फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर इस पे आउटवर्ड फोर्स बढ़ेगी, ये आउटवर्ड फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एटम छोड़कर चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चला जाएगा तो होगा क्या मुझे बताओ। कि भाई जल्दी लूज कौन करेगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला न्यूक्लियस के बहुत पास है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। दिस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और अगर ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है तो क्या होगा मुझे बताओ। इफ इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देन व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन देन the if it is going to be closer to the nucleus, then the electron shall be held tightly। तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड होगा, समझ में आई? अगर वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड होगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। बोलो। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर लिथियम, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर लिथियम टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिथियम टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसका मतलब क्या? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसका मतलब क्या? बताओ। कि भाई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर लिथियम टू लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस एंड हेंस, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सोडियम बिकम्स मोर रिएक्टिव देन लिथियम। तो बेसिकली कोई मेटल है ना, मेटल का जनरल काम क्या है बाय बर्थ? कि भाई मेटल एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एलिमेंट है विच विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। सही बात है। विच विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। गॉट द पॉइंट? विच विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ मेटल। बट द आइडिया इज कि अगर वो एक ऐसा प्राणी है जो विच विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? कि मैम जो जल्दी लूज करेगा, विच एवर विल लूज क्विकली, विच एवर विल लूज क्विकली shall be more reactive metal, है ना। एंड जिसको टाइम लगता है, whichever takes time to lose electrons will be less reactive metal। है मेरा? अब कहानी समझो क्या है। कहानी अपने पास ये है कि भाई अगर मेरे पास कोई मेटल है ना, अगर मेरे पास मान लो कोई मेटल है, तो मेटल का सीन क्या है? मेटल का सीन ये है कि मैम हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, कासी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके, से, पकाता है, सी यू, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी। तो ये क्या है अपने पास मुझे बताओ। दिस इज गोना बी पोटेशियम, दिस इज गोना बी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यस और नो? तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे मैम, ऊपर से लेके नीचे तक क्या जा रहा है? ऊपर से लेके नीचे तक रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीज। रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, उन सभी में सबसे स्ट्रांगली बड़ा साइज में कौन है? तो बिगेस्ट इन साइज इज व्हाट? पोटेशियम। So what is the basic idea? कि biggest in size is potassium। You understand? और अगर साइज में कौन है बड़ा? पोटेशियम बड़ा है। साइज में बड़ा कौन है? पोटेशियम है। तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्विकली, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्विकली। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर अप टिल नाउ।
ठीक है, तो रिएक्टिव मेटल इज वन विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्विकली, लेस रिएक्टिव element is one which does not lose electrons very quickly. I hope the concept is clear, guys. Is this concept clear or not? Just tell me. Thumbs up or thumbs down. Perfect. ठीक है, so this is the idea. Now understand. अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं मेटल क्या करते हैं? जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, तो कॉन्फिगरेशन हियर इज गोइंग टू बी 281। तो सोडियम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका मतलब क्या है कि सोडियम विल लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन, एम आई राइट? व्हेन सोडियम लूज दैट वन इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फिगरेशन 281 है, तो इट इज गोइंग टू बिकम Na+1, एम आई राइट और नॉट? तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या सीन है मुझे बताओ? 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन्स बराबर 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से गए, तो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 ही है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -n। एक प्रोटॉन का चार्ज +1, तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज +11, तो नेट चार्ज बन गया +1। तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया +1, और जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है हम उसको कैटायन कह देते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग? जिसके ऊपर +1 का चार्ज आता है हम उसको कैटायन। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, राइट? तो क्या हम ये बोल रहे हैं मेटल्स का काम क्या होता है? मेटल्स जॉब is to lose electrons and hence become a cation. Metal's job is to lose electrons and hence become a cation. And hence become a cation. Are we understanding the part? तो ये मेटल का काम, तो ये मेटल का काम। अंडरस्टूड द पॉइंट? गॉट इट? दैट्स द आइडिया। तो मेटल्स जॉब इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस बिकम अ कैटायन। अब आप समझो क्या है? अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे अर्थ के अंदर देखो, ये अर्थ है अगर, तो अर्थ पहली बात स्फेरिकल होती है, उसके अंदर जो कोर होती है ना अर्थ की, जो कोर होती है उसमें क्या भरा होता है? लावा, है ना? अब जब लावा भरा पड़ा है तो आप मुझे बताओ कि अर्थ की कोर है और कोर में क्या भरा पड़ा है? लावा। तो ये कोर है, ये क्या है? लावा भरा पड़ा है। अब लावा क्या करे? लावा के अंदर सारे के सारे क्या है? लावा के अंदर सारे के सारे मोल्टन मेटल्स है। लावा के अंदर सारे के सारे क्या है? मोल्टन मेटल्स है। अगर लावा के अंदर सारे के सारे मोल्टन मेटल्स हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे सिंपल से बता दो कि लावा के अंदर अगर सारे के सारे मोल्टन मेटल्स हैं, ठीक है, तो आपको सारे मेटल्स मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, लावा इसमें से ऊज आउट हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? लावा इसमें से कभी कभी ऊज आउट हो जाता है। और लावा अगर कभी कभी इसमें से ऊज आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि लावा इसमें से निकल गया, लावा इसमें से निकल गया, लावा इसमें से निकल गया, लावा इस पूरे में से निकल गया। जब लावा इस पूरे में से ऊज आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ, बताओ। ये मैम कहीं कहीं पे लावा, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना? इन पत्थरों के बीच में जाके लावा कहीं ना कहीं स्टक हो जाए। इन पत्थरों के बीच में जाके लावा कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे भी क्या भरा पड़ा है? लावा। यहाँ पे भी क्या भरा पड़ा है? लावा। यहाँ पे भी क्या है? लावा। लावा में कौन कोई मेटल आ गया, मान लो कॉपर आ गया, तो कॉपर यहाँ पे भी है, कॉपर यहाँ पे आयरन पहुंच गया, यहाँ मैग्नीशियम पहुंच गया, इस जगह पे मैग्नीशियम भी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि लावा कभी कभी फटता है और वहां से निकल जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लावा माइट ooze out at certain places. So lava might ooze out at certain places and hence shall acquire some spaces between the stones or between the rocks in the earth. और जब ये लावा ठंडा होता है, and when this lava cools down, it acquires, and when this lava cools down, it acquires what? It acquires a solid form. लेकिन अब आप देखो, इस लावा में बहुत सारे मोल्टन मेटल्स थे, तो वो मोल्टन मेटल भी जम जाते हैं। अब आप पहली बात ये समझो कि लावा गर्म है। अगर लावा गर्म है, इसका मतलब क्या है? कि लावा गर्म है।
अब लावा अगर गर्म हो गया इसका मतलब क्या है कि मैम लावा गर्मी की वजह से जो Fe है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Fe+2 बन सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से लूज कराना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हीट दिया। तो जब हमने हीट दिया तो होगा क्या, हीट देने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो धीरे धीरे घूम रहा था, अब वही इलेक्ट्रॉन और तेज 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 घूमेगा। अब जब वही इलेक्ट्रॉन और तेज 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 घूमेगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि जब वही इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज घूमेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसकी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। अगर इसकी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर इसकी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, बोलो। That whenever is the outward centrifugal force increasing, then what do you think is happening? बोलो, बोलो। कि भाई मैम एक ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे ही अगर लावा गर्म है तो लावा की गर्मी से, हीट से, वो जो Fe है, वो Fe क्या करेगा, वो Fe अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब Fe अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe क्या बना लेगा, Fe+2 बना लेगा। तो इट इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? तो Fe पे कैसा चार्ज आ जाएगा, Fe पे चार्ज आ जाएगा Fe+। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Fe अगर हम बात करें Fe का, तो Fe पे चार्ज आ जाएगा कैसा, Fe+3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। क्यों कर देगा, ऐसे हर मेटल का हाल है। अब आप लॉजिक देखो, अर्थ के नीचे अगर आप देखोगे, अर्थ हैज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, अर्थ हैज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नॉन मेटल्स अंडर इट, नॉन मेटल्स अंडर इट। अभी बताती हूँ उसको मैं आपको, छोड़ दो उसको भी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ हैज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नॉन मेटल्स अंडर इट। अब जब अर्थ के पास बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, है ना, तो क्या है, नॉन मेटल्स का काम क्या होता है ये बताओ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। और अगर नॉन मेटल वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम क्या बात करें, बताओ, नॉन मेटल्स वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, राइट? तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अर्थ के नीचे क्या अवेलेबल है, अगर मैं बोल रही हूँ कि अर्थ के नीचे अवेलेबल क्या है, बताओ, बताओ। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ के नीचे ऑक्सीजन है, तो आप देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। अर्थ के नीचे मैग्नीशियम था लावा में, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 था। तो 2 8 2 होने से क्या हुआ, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और उसके चक्कर में क्या हो जाएगा कि Mg का चार्ज कैसा है, +2, और O का चार्ज कैसा है, -2। और आप देखो इसके पास 8 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इसके पास 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स है,
और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, और यहाँ प्रोटॉन्स कितने, 8। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोटॉन का चार्ज +1, तो 8 का चार्ज +8, एक का चार्ज -1, तो 10 का चार्ज -10, और नेट चार्ज कितना, -2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इसमें कैसा है, ओ का चार्ज कितना है, ओ का चार्ज है -2, और यहाँ एम जी का चार्ज कैसा है, एम जी का चार्ज है +2। बात समझ नहीं, एम जी का चार्ज कितना है, एम जी का चार्ज है +2। तो एक कैटायन बन गया और एक एनायन बन गया। तो आप ये समझो कि मैं ढूंढने चली थी मैग्नीशियम, पर मुझे अर्थ के नीचे मिला मैग्नीशियम का कैटायन। मैं ढूंढने चली थी ऑक्सीजन, पर मुझे अर्थ के नीचे मिला ऑक्सीजन का एनायन विच इज ऑक्साइड आयन। और फिर इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक कैटायन और एक एनायन, इनके बीच में आ जाएगी कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में आ जाएगी कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो? और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ढूंढने चली थी मैग्नीशियम, तो मुझे लगा कि मुझे प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा अर्थ के नीचे, पर मेरे को प्योर, हम कह सकते हैं या नेटिव मैग्नीशियम नहीं मिला। हमें ये मैग्नीशियम मिला इन द कंबाइंड फॉर्म, तो हमें मिलेगा MgO, which is actually going to be magnesium, this is going to be magnesium oxide। तो ये हो गया क्या कि हमें मैग्नीशियम ना मिलके मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मिल गया। दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ magnesium। Are we understanding this one? This is actually going to be the combined form of magnesium. I hope this is the concept. I hope this is the concept. Understood the part? This is going to be the combined form of magnesium। तो हम ये बोलते हैं कि जब हम अर्थ के नीचे गए तो हमें मेटल्स मिले। मेटल्स हमें 2 टाइप के मिले। एक मेटल हमें मिला कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड किसके साथ? कंबाइंड एक नॉन मेटल के साथ। और एक मेटल हमको मिला नेटिव फॉर्म में या फ्री फॉर्म में। तो अगर एक हमको मेटल मिल गया इन द नेटिव फॉर्म और एक मिल गया इन द फ्री फॉर्म, इसका बेसिक मतलब क्या है कि अगर कोई हमको मिल रहा है नेटिव फॉर्म में और एक अपने को मिल रहा है फ्री फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है बताओ? कि देयर इज वन थिंग विच इज इन द कंबाइंड फॉर्म एंड देयर इज वन थिंग विच इज इन द नेटिव फॉर्म। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट or not? So when you say that something is in the native form and something is in the free form, this is exactly going to be the metals का part। तो नेटिव फॉर्म में कौन मिलते हैं? Those metals which are less reactive, which are less reactive, those metals which are less reactive, which are less reactive। जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड किसी के साथ कंबाइन नहीं मिलता, गोल्ड सीधा गोल्ड नगेट्स मिल जाएंगे। प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम किसी से कंबाइन नहीं मिलता, सीधा प्लैटिनम के टुकड़े मिल जाएंगे। तो हेंस दे आर फ्री फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में क्या हो गया? ऑल मेटल्स अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड प्लैटिनम आर फाउंड connected to non-metals। They are all found connected to non-metals। Is this part clear? तो ये हमारा मेटलर्जी का फर्स्ट स्टार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी? तो मेटलर्जी के लिए आप बोलोगे कि मेटलर्जी मीन्स दी combine means the process, means the process of the extraction of metals from the earth judiciously। No, silver is found in the earth in the form silver sulfide, it is pretty reactive। Okay, extraction of metals from the earth judiciously and economically, मतलब कम से कम पैसा खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा मेटल निकाल पाए विदाउट वेस्टेज, है ना, इकोनॉमिकली। तो metallurgy basically means what? Metallurgy means the process of the extraction of metals from the earth judiciously and economically is called
इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सारे के सारे मेटल्स मिलेंगे कहाँ से? हमें सारे के सारे मेटल्स मिलेंगे अर्थ के नीचे से। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट जस्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो हमने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई भी मेटल निकालना है तो हमें वो मेटल अर्थ के नीचे से निकालना है। और अर्थ के नीचे मेटल्स हमको दो फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं? मेटल्स हमारे लाई करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड लीस्ट रिएक्टिव। एंड लीस्ट रिएक्टिव, तो वेरी रिएक्टिव एंड मॉडरेटली रिएक्टिव का सीन क्या है? मुझे बताओ। ठीक है, वेरी रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव का सीन क्या है? गॉट द पॉइंट? कि मैम ये तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ये तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, और ये किस फॉर्म में मिलेंगे? ये मुझे नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। एक कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे और एक मुझे किस फॉर्म में मिलेंगे? नेटिव फॉर्म में मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है, तो एक कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं और एक अपने को नेटिव फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेटल्स आर। ठीक है, अब मेटलर्जी के स्टेप्स क्या हैं? देखो सबसे पहले अगर हम मेटलर्जी के स्टेप्स देखें तो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी? सबसे पहला स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज डिगिंग। गड्ढा खोदो, बहुत डीप गड्ढा खोदो और उसमें से मेटल निकालो। डिगिंग ऑफ ओर। नेक्स्ट हमारे पास होता है, और क्या होता है अभी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन ऑफ ओर। ठीक है, सो वन वी आर गोइंग टू हैव डिगिंग ऑफ द ओर, सेकंड वी आर गोइंग टू हैव द पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। थर्ड हमारे पास इसके अंदर क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है प्योरिफिकेशन ऑफ द ओर। प्योरिफिकेशन ऑफ द ओर, या इसका हमारे एक और नाम से आता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्योरिफिकेशन ऑफ द ओर। ठीक है, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं? बेनिफिकेशन ऑफ द ओर। बेनिफिकेशन ऑफ द ओर। So one we will have the purification of the ore, another one we are going to have as the beneficiation of the ore. Third one we are going to have is what? The third one we are going to have is what? ये आ गया, राइट? तो बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, और आने के बाद हम करते हैं उसका प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस आती है मेजरली। वन इज रोस्टिंग एंड वन इज कैल्सिनेशन। वन इज रोस्टिंग एंड वन इज कैल्सिनेशन। और फिफ्थ हमारे पास इसके अंदर क्या आता है? वन इज रोस्टिंग एंड वन इज कैल्सिनेशन। ठीक बात है? This is the idea. So then we are going to have the preliminary treatment, which is roasting and calcination. Next, we have the reduction of ore to get metals. And sixth, we have as the refining of the ore, refining of the metal, refining of the impure metal to get pure metal. तो ये हमारी 6 स्टेजेस की प्रोसेस होती है, और हर स्टेज के अपने सब स्टेप्स हो सकते हैं, हर स्टेज की अपनी सब प्रोसेसेस हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। दैट इज गोइंग टू बी द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। That is going to be the steps of metallurgy. Correct? So digging of the ore, और digging of the ore में हमारे पास एक टारगेट आता है क्या? कि digging of the ore के अंदर हमें टारगेट क्या मिलेगा कि भाई मैम whether the rocky material that we have taken out, whether the rocky material that we have taken out is mineral or ore, कि वो मिनरल है
या वो और है, ये अपने को नहीं पता। ठीक है, कि दैट रॉकी मटेरियल दैट वी टेकन आउट इज मिनरल और ore। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको। तो वी आर गोइंग टू हैव डिगिंग ऑफ द ओर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द पल्वराइजेशन ऑफ द, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ओर और द बेनिफिकेशन ऑफ द ओर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द preliminary treatment which is going to be roasting and calcination. Next we are going to have the reduction of the ore. Next we are going to have the reduction of the ore to get metals, and then it's the refining of the impure metal to get pure metal, right? तो 6 steps प्रोसेस की मेटलर्जी हमारे पास यहाँ पर होती है। सबसे पहले देखो, देख लिया। आई होप इट इज फाइन अप टिल नाउ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, अब देखो, तो डिगिंग में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान सुनो। डिगिंग करा तो मतलब मान लो ये अर्थ है, तो काफी गहरा गड्ढा खोला, उस गड्ढे के अंदर से कोई पत्थर निकला, वो पत्थर निकाल लिया। तो बेसिकली डिगिंग ऑफ एक और। हाँ, और होता क्या है, ध्यान समझो। अब मैंने कहा भाई अर्थ के नीचे बहुत सारे पत्थर बने पड़े, हमने क्या करा, हमने कोई भी पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया। मान लो ये पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया, मान लो ये पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया, पत्थर 1, पत्थर 2, पत्थर 3, है ना। तो हमने कोई भी पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। तो पत्थर 1 ले लिया, पत्थर 2 ले लिया, पत्थर 3 ले लिया, हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में? जब हमने ये पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मुझे बताओ इसमें होगा क्या, बोलो। कि हमने जब ये पत्थर एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो पत्थर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि भाई ये पत्थर जो निकाला, ठीक है, एवरी पत्थर इज कॉल्ड एज मिनरल। क्यों? मिनरल क्या है? मिनरल इज अ रॉकी मटेरियल, द रॉकी मटेरियल which contains metal compounds or metals, which contains metal compounds और metal। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज इट, इट इज बेसिकली मिनरल है क्या? मिनरल बेसिकली एक रॉकी मटेरियल है जो क्या कंटेन करता है अपने अंदर, मुझे बताओ। जो क्या कंटेन करता है अपने अंदर, मुझे बताओ, बोलो। एक ऐसा रॉकी मटेरियल, जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम ढूंढने चली तो उस पत्थर में बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, या बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम सल्फाइड मिल गया। तो क्यों भाई? क्योंकि अर्थ के नीचे सल्फर एक नॉन मेटल था, मैग्नीशियम एक मेटल था। मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड तो बन ही जाता है। तो अर्थ के नीचे लावा की गर्मी से ही क्या हुआ, अर्थ के नीचे लावा की गर्मी से ही क्या हुआ, मुझे बताओ। ये मैग्नीशियम सल्फर से जुड़ गया। तो मैंने जब पत्थर निकाला तो उस पत्थर के अंदर मुझे क्या मिला, उस पत्थर के अंदर मुझे मैग्नीशियम सल्फाइड मिल गया। यस और नो? उस पत्थर के अंदर मुझे क्या मिल गया, मैग्नीशियम सल्फाइड मिल गया। तो मैंने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो पत्थर है, इस पत्थर को मैं बोलूंगी मिनरल। मान लो मैंने कोई पत्थर निकाला, उस पत्थर में काफी क्वांटिटी में गोल्ड मिल गया, गोल्ड प्योर मिल गया, क्योंकि गोल्ड तो लेस रिएक्टिव है, गोल्ड तो किसी नॉन मेटल से जुड़ता है नहीं। तो गोल्ड ही मिल गया। अब अगर मुझे गोल्ड मिल गया, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। अगर मुझे अर्थ के नीचे गोल्ड मिल गया, व्हाट डज दैट बेसिकली मीन्स, जैसे नहीं, अगर मुझे अर्थ के नीचे गोल्ड मिल गया तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। ये जो गोल्ड मिला है, ये जो गोल्ड मिला है, इसका बेसिक मतलब क्या है, कि मैम ये पत्थर हम बोलेंगे कि ये गोल्ड का मिनरल है। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज मिनरल, इट इज एनी रॉकी मटेरियल अंडर द अर्थ which may contain the metal compound or which may contain the metal। फंडा समझ में आया? which may contain the metal compound or which may contain the metal, वो मेरा क्या है, that shall be always be my, that shall always be what, that shall always be what, ठीक है, that shall always be the mineral। अब मैंने क्या देखा, मैंने कहा अर्थ के नीचे से मैंने दो पत्थर निकाले अर्थ के नीचे से। एक पत्थर में मैग्नीशियम था, दूसरे पत्थर में भी मैग्नीशियम था, है ना। एक पत्थर में मैग्नीशियम था और दूसरे पत्थर में मैग्नीशियम था। तो होगा क्या, मुझे बताओ। एक पत्थर में भी मैग्नीशियम था और दूसरे पत्थर में भी मैग्नीशियम था। तो इस पोर्शन में क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा और इस पोर्शन में क्या होगा, मुझे बताओ।
कि मैंने कहा इसमें मैग्नीशियम से कितना ही है, 30%। इसमें मैग्नीशियम का कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 90% और more. This is going to be 30% or more, or this is going to be 90% or more. What the point? तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, कि भाई ये पत्थर जिसमें मैग्नीशियम का कंपाउंड 90% और मोर से ज्यादा है, दिस मिनरल विच कंटेन्स द मेटल और मेटल और इन द क्वांटिटी 90% और मोर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन ओर। गॉट द पॉइंट? इज कॉल्ड एन ओर। गॉट द पॉइंट? तो और क्या है? और एक ऐसा मिनरल है जिसमें मेटल या मेटल की क्वांटिटी 90% या उससे ज्यादा है, और बाकी सब में मेटल तो है पर 90% नहीं है। तो आप मुझे बताओ कौन से पत्थर पे पैसा खर्च करना ज्यादा रहेगा, कि भाई मैं पत्थर पे केमिकल लगाऊं भी, सारे प्रोसेस लगाऊं भी, और पता चले जी मुझे 10 ग्राम मेटल मिल रहा है, तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके मुझे थोड़ा सा ही मेटल मिल रहा है, वो मेरे काम का कोई बात नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन हाँ, मुझे 1 करोड़ खर्च करके मान लो मुझे 100 किलो मेटल मिल रहा है, तो उसको बेच के शायद मैं 2 करोड़ रुपए कमा भी लूं, तो मेरे लिए फायदा क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है? मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्या है? मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्या है? दिस इज एमजीओ which is going to be 90% or more. Are we understanding this part? Got the point or not? This is going to be MgO, और ये 30% और लेस है, तो ये आपका सिर्फ कौन है, ये आपका सिर्फ एक मिनरल है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो सारे ओर्स मिनरल हैं, बट सारे मिनरल्स ओर नहीं है। सही बात है, सारे मिनरल्स और नहीं है। तो ये मोटा मोटा याद रखना, जिसमें मेटल या मेटल की क्वांटिटी 90% और मोर मिल जाए वो और है, और जो मिनरल है वो लेस देन 90% है। जो मिनरल है वो लेस देन 90% अगर मेटल है तो फिर वो मिनरल है। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो एक पत्थर जब हमने अर्थ के नीचे से निकाला, उस पत्थर को आप और या मिनरल कुछ एक बोलोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज ऑफ मेटल उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब जब अर्थ के नीचे से आप सोच के देखो, पत्थर निकाला, डिगिंग प्रोसेस चल रही है। जब डिगिंग प्रोसेस ही चल रही है तो हमने कहा भाई पत्थर निकाला, अब उस पत्थर के ऊपर क्या क्या जमा पड़ा है? उस पत्थर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर, उस पत्थर के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जमा क्या पड़ा है? मुझे सिंपल से बताओ, बताओ इस पत्थर के ऊपर हमारे पास जमा क्या पड़ा हुआ है? कोई डस्ट है, या कोई लीव्स है, डस्ट है ना, या कोई हमारे पास यहाँ पर लीव्स है, या कोई सैंड चिपकी हुई है। तो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज जमी पड़ी हैं। तो इम्प्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द मेटल ओर इज कॉल्ड गैंग, इज कॉल्ड गैंग। तो गैंग आप किसको बोलते हो? गैंग आप उस मेटल को बोलते हो, गैंग आप उस मेटल को बोलते हो, ठीक है, तो आप गैंग उस मेटल को बोलते हो किसको? उसके पास खूब सारी इंप्योरिटीज जमा हुई पड़ी है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो डस्ट, लीव, सैंड, इंप्योरिटीज इट्स एसोसिएटेड विद मेटल इज कॉल्ड गैंग। ठीक है, तो गैंग बोल सकते हैं इसको हम, या इसको मैट्रिक्स बोल सकते
जितनी भी गंदगी है, जितनी भी अर्थली इम्प्योरिटीज है, all the earthly impurities which are associated with what? All the earthly impurities which are associated with what? Which are associated with the metal ore is called gangue or matrix. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये बाहर का, अब गैंग दो तरीके का होता है, देखो क्या। अब गैंग इज नथिंग बट इम्प्योरिटी। गैंग दो तरीके की है। पत्थर था, आपको पता है ये पत्थर अपने आप नहीं बना, ये कोई लावा जमा होगा तब जाके पत्थर बना होगा। जब लावा जम रहा था तो आपको पता है कि भाई मेजोरिटी एरिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड था। पर जरूरी है कि पूरे पत्थर में मैग्नीशियम ऑक्साइड हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं पर जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, कहीं पर लेड सल्फाइड भी हो सकता है। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड ये जमा, है ना, जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड ये जमा, तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ, कि ये पूरे एरिया में, तो ये पूरे एरिया में होने क्या वाला है मुझे बताओ। कि मैम पूरे में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पर कहीं कहीं पे जिंक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड भी है। पर ज्यादा परसेंटेज तो इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये है तो मैग्नीशियम का और, ये है तो मैग्नीशियम का और, क्योंकि ये मैग्नीशियम का और है, तो कुछ कुछ जगहों पे जिंक ऑक्साइड है, लेड सल्फाइड है, कुछ कुछ जगहों पे हमारे पास होगा क्या, बताओ। बताओ कि मैम जब हम इसको पीसेंगे, जब हम इसको पाउडर करेंगे, तो पाउडर करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पिस जाएगा, वो तो पिसना ही चाहिए। और साथ में जिंक ऑक्साइड और लेड सल्फाइड भी पिस जाएगा। तो इंटरनली गंदगी ये थी, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल गैंग। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल गैंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट ऑफ? दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल गैंग। और ये क्या है अपने पास, एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज एक्सटर्नल गैंग? दिस इज एक्सटर्नल गैंग। ठीक है, एक्सटर्नल गैंग है, और ये क्या है अपने पास, इंटरनल गैंग। तो एक इंटरनल गैंग है, एक एक्सटर्नल गैंग है। इंटरनल गैंग और एक्सटर्नल गैंग में डिफरेंस क्या है, बोलो। इंटरनल गैंग है जो पिस जाता है, मेटल कंपाउंड के अलावा भी जो दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, दूसरे मेटल के कंपाउंड प्रेजेंट है, जो मेटल के साथ अगर पिस जाए, तो पिसने से वो पाउडर प्योर नहीं रहता, उस पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो निकालना चाह रहे थे वो भी पिस गया, साथ में जिंक ऑक्साइड भी पिस गया, साथ में लेड सल्फाइड भी पिस गया। क्योंकि ये पिस गया तो हम कह रहे हैं कि ये पूरा जो एक्सटर्नल, ये इंटरनल गैंग। लेकिन एक्सटर्नल गैंग में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, जब पत्थर पूरा होता है, उस पूरे पत्थर के ऊपर कुछ तो मिट्टी लगी हुई है, कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, कुछ है ना, दिस इज अर्थली, ऑल अर्थली इम्प्योरिटी, all earthly impurities, all earthly impurities are called external gangs. Is this part clear or not? So that is going to be the external gang. Understood the point or not? Just tell. So we have gang, which is the internal gang, and we'll have the external gang. Got the point? That's the idea. So all earthly impurities are called external gang. Okay. So we have internal gang and we will also have external gang. अब next हमारे पास प्रोसेस क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोसेस की, जब पत्थर निकाल लिया तो हमें क्या करना है, हमें इस गैंग को हटाना है। सो दिस गैंग, विच गैंग एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल गैंग। एक्सटर्नल गैंग इज रिमूव्ड बाय, एक्सटर्नल गैंग इज रिमूव्ड बाय
हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धो दो, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड देन सन ड्राइंग, एंड देन सन ड्राइंग। ठीक है, सो एक्सटर्नल गैस इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड देन सन ड्राइंग। ठीक है, और अगर आपने सन में सुखा दिया इसको, आपने अगर सन में सुखा दिया इसको, तो सारा का सारा पत्थर सूख जाएगा और सारी मिट्टी, पत्ते, स्टोन स्मॉल पेबल्स जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सब रगड़ रगड़ के हटा दिए जाते हैं। So that's what we exactly mean by external gap. Are we understanding this part or not? Just tell me. Got the point? Next हमारे पास में क्या है? So we will have external gap and that is removed by hydraulic washing and then probably suntan. ठीक है? फिर हमारे पास स्टेप आता है पल्वराइजेशन। डिगिंग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन हम क्या मतलब, पल्वराइजेशन का बेसिक मतलब होता है टू ग्राइंड the ore in the form of a finely divided powder, to grind the ore in the form of finely divided powder। समझ में आ रहा है? So you have to grind the ore in the form of finely divided powder, that is what you have pulverization। Understood the point? So that exactly is going to be what pulverization। ठीक है, तो पल्वराइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि यू हैव टू ग्राइंड द ओर इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने करा क्या है, इसमें दो चीजें होती है। एक हमारे पास होता है स्टैम्प मिल और एक हमारे पास होता है इसमें बॉल मिल। मिल का हिंदी में नाम होता है चक्की, है ना? तो चक्की में आटा पिसते हैं ना, तो मोटे मोटे आप गेहूं के दाने डालते हो, और गेहूं के दाने डालने के बाद जो हमारे पास पाउडर बन के आता है, वो बॉल, वो चक्की से पिस के फाइनली गॉट डिवाइडेड पाउडर बन जाता है। ऐसे ही एक हो जाता है हमारे पास स्टैम्प मिल और एक हमारे पास जाता है बॉल मिल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो वन वी आर गोना हैव द स्टैम्प मिल एंड वन वी आर गोना हैव द बॉल मिल। So one we are going to have the stamp mill and one we are going to have the ball mill। एक बॉल मिल है, एक स्टैम्प मिल है। One is a ball mill, one is a stamp mill। So what do we do exactly in that? Just see. What do we do exactly in that? So one we are going to have the ball mill and one we are going to have the stamp mill। अब इसमें होता क्या, ठीक है? अब डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो। So we're going to have the stamp mill and one we are going to have the ball mill। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? मान लो एक स्टैम्प मिल होता है, स्टैम्प मिल में क्या होता है, नीचे वाला स्टैम्प तो फिक्स्ड होता है, हाँ? और इट कुड बी मल्टीपल स्टैम्प्स, इट कुड बी सिंगल स्टैम्प, लेकिन हम पत्थर यहाँ रखते हैं। और जो ऊपर वाला स्टैम्प है ना अपना, ये जो ऊपर वाला स्टैम्प है, ये ऊपर वाला स्टैम्प हमारा क्या करेगा, ये ऊपर वाला स्टैम्प हमारा क्या करेगा बताओ? ये हो गया, तो ये स्टैम्प ऊपर गया, ठीक है? ये वाला स्टैम्प हमारा ऊपर गया और ये जब ऊपर गया तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा। जैसे ऊपर गया और जहां नीचे गिरा, तो ये पत्थर हमारा टूट टूट के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर टूट जाता है। तो हम इसको स्टैंपिंग करते हैं, मतलब फट फट ये ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है। तो बार बार इट इज गोइंग टू हिट दिस रॉकी मटेरियल, दिस ओर, और वो ओर हमारा छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम होता है टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रैन्यूल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट नॉट जस्ट? तो हमारे पास है क्या, हमारे पास ये आएगा ग्रैन्यूल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। सो वी आर गोइंग टू हैव दीस ग्रैन्यूल्स। अंडरस्टूड द पार्ट? दिस इज गोइंग टू बी द ग्रैन्यूल पार्ट।
ठीक है, so this is going to be the parts of granules. ठीक है, so we're going to hit this over, we're going to hit this over, और हम इसको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, दिस इज बेसिकली स्टैंपिंग। अब स्टैंपिंग में क्या होता है, दिस कुड बी सिंगल स्टैम्प, है ना, ऊपर वाला मूवेबल स्टैम्प है, मूवेबल स्टैम्प है, और नीचे वाला फिक्स्ड स्टैम्प है। ऊपर वाला मूवेबल स्टैम्प है, नीचे वाला फिक्स्ड स्टैम्प। ठीक है, so this you have to understand. अभी अंडरस्टैंडिंग, ऊपर वाला मूवेबल स्टैम्प है, नीचे वाला फिक्स्ड स्टैम्प, और वो मल्टीपल स्टैम्प्स हो सकते हैं, जैसे नीचे वाला तो फिक्स कर दिया। अब ये पत्थर है, इस पत्थर पे एक स्टैम्प अपने पास रॉड टाइप में ये है, एक स्टैम्प ये है, एक स्टैम्प ये है। अब इसमें क्या होता है, ये रैंडमली चलते हैं कि एक ऊपर उठ गया तो एक नीचे हराम नीचे गिर गया, एक नीचे गिर गया, फिर दो ऊपर उठ गए, फिर ये नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं इस पत्थर पे लगातार लगातार स्टैंपिंग होती है, और ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के अंदर टूट जाता है। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ बेसिकली पल्वराइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टैम्प मिल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी स्टैम्प मिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है बॉल मिल। अब बॉल मिल का सिंपल देखो कैसे रहता है। बॉल मिल में क्या करते हैं, पहले स्टैम्प मिल होता है। ठीक है, एक्चुअली स्टैम्प मिल से पहले भी हम स्टैम्प मिल का भी यूज कर सकते हैं, और एक और चीज होती है जिस कॉल्ड इज जॉ क्रशर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम दो चीज कर सकते हैं, वी कैन यूज आइदर बॉल मिल और वी कैन यूज जॉ क्रशर्स। ठीक है, और वी कैन यूज जॉ क्रशर्स। जॉ क्रशर्स का सीन क्या है, जॉ क्रशर्स का सीन ये कि कोई कोई पत्थर जो है ना हम पहाड़ों पे से लेके आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम माउंटेन सॉल्ट भी यूज करते हैं, है ना, जो रॉक सॉल्ट होता है वो जनरली हमें अर्थ के अंदर नहीं मिलता, वो हमें रॉक सॉल्ट जो होता है जिसे हम काला नमक कहते हैं, वो काला नमक हमको सी में से नहीं मिलता, सी में से हमको मिलता है NaCl। लेकिन जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, जो काले काला नमक होता है, वो हमें माउंटेन्स में से मिलता है। तो कुछ कुछ पत्थर हम माउंटेन्स को भी टिक करके निकालते हैं, है ना। तो जो रॉकी माउंटेन्स होते हैं, तो उस रॉकी माउंटेन पे आप देखो क्या है, अब इतनी ऊंचाई पे से कोई हमने गड्ढा खोदा है, यहाँ से खुदाई करी, और हमने यहाँ से कोई पत्थर निकाला। अब वो पत्थर को, मैं इतना बड़े पत्थर को ना मेरे को कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वर्कर यहीं से तोड़ते हैं, और उसका एक डिवाइस होता है जो बिल्कुल जॉ क्रशर ऊंचा होता है। जॉ क्रशर मान लो मशीन ये ऐसे शुरू हुई, इसके अंदर दो ऐसे मुंह होते हैं, ये जॉ मुंह जैसा होता है, दिस लुक्स लाइक अ जॉ, तो उसमें से दांत होंगे छोटे छोटे, और पत्थर जहां से हमें निकाला वो पत्थर हम इसके अंदर घुसा देते हैं, और ये इसको दबा देता है। दबाने से ये पत्थर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में हो जाता है, फिर ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिर के हम उसको ट्रॉली में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे एक बड़े से पत्थर को छोटे 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 ग्रेन्यूल्स में तोड़ना, थ्रू आइदर स्टैम्प में और थ्रू जॉ क्रशर्स। जॉ क्रशर्स हम कब यूज करते हैं, जॉ क्रशर्स हम तब यूज करते हैं जब हमें पत्थर जहां से निकाला और फैक्ट्री जहां है वो बहुत दूर है, तो हमें जॉ क्रशर से हाथ की हाथ तोड़ना है और उसको ट्रॉली में डाल के ले जाना है। लेकिन अगर हम ग्रैन्यूल्स की बात करें तो हम कब यूज करते हैं बताओ, हम तब यूज करते हैं स्टैम्प मिल, जब मुझे पता है कि मैंने यहीं से गड्ढा खोदा, यहीं से मैंने पत्थर उठाया, और यही मेरी फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होते हैं, बिल्कुल नियरेस्ट फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं स्टैम्प मिल। पर अगर मान लो कोई ऐसा पत्थर है जो मेरी फैक्ट्री के पास मिलता ही नहीं है, और मैंने उसका कारोबार शुरू कर दिया कि मैं तो जी लोहा बेचूंगी, अब लोहा मेरी फैक्ट्री से कोसों दूर मिल रहा है, तो मैं उसका जो पत्थर निकाल के लाऊंगी, मैं उसको वहीं जॉ क्रशर में तोड़कर फिर लाऊंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि कोई पत्थर मैंने फैक्ट्री ही वहां डाली जिस धरती में मेरा रिक्वायर्ड मेटल मिलता है, मैंने फैक्ट्री वहीं नियरेस्ट लगा ली, तो मैं फैक्ट्री में ही स्टैंप मिल इंस्टॉल कर लूंगी, और वर्कर्स को बोलूंगी कि भैया ठीक है, एक ठेला ले लो, उस ठेले में से ये पत्थर उठा उठा के स्टैंप मिल वाली जगह पे डाल दो, स्टैंप मिल फटाफट उसको तोड़ देगा। तो डिस्टेंस का फर्क होता है कि जब फैक्ट्री हमारी क्लोजेस्ट है तो हम स्टैंप मिल यूज कर रहे हैं, या फैक्ट्री हमारी दूर है तो हम जॉ क्रशर्स को इस्तेमाल करें। हाँ, वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। पार्ट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है बॉल मिल।
थम्स अप और थम्स डाउन। जॉ क्रशर्स क्लियर है, स्टैम्प मिल क्लियर है गाइस, क्रिस्टल मिल। So we are basically going to what? We're going to have ball mill. We are basically going to have what? Ball mill. ठीक है। तो बॉल मिल का बेसिक मतलब क्या है? तो बॉल मिल का बेसिक मतलब क्या है? देखिए, वन सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब बॉल मिल का बेसिक डिफरेंस क्या है? बॉल मिल का फर्क ये होता है कि भाई इसमें ना एक सिलेंड्रिकल चक्की होती है, बहुत लंबी सी सिलेंड्रिकल चक्की होती है। ये भी इसका फ्रंट व्यू दिखा रही है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, एक अपने पास बॉल मिल है ना? तो वन इज नथिंग बट व्हाट? अ बॉल मिल। वन इज नथिंग बट व्हाट? अ बॉल मिल। व्हाट इज दिस? दिस इज गोना बी अ बॉल मिल। तो मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। इसमें क्या होती है, इसमें जगह जगह पे बड़ी बड़ी बॉल जैसे पड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसवर्स व्यू दिखा रखा है। ट्रांसवर्स व्यू मतलब साइड से। ठीक है, साइड व्यू दिखा रखा है। क्रॉस सेक्शन व्यू कैसे दिखेगा? इस साइड से अगर देखोगे तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, और ऐसा लगेगा कि सर्कल के अंदर एक बड़ी सी हेवी सी डेंस बॉल है। दिस इज अ डेंस हेवी बॉल इन द बिग cylindrical, it's a dense heavy ball in the big cylindrical structure. और अब यहाँ क्या है? यहाँ मेरे पास वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल जो स्टैम्प मिल से हम लाए थे, वो हमने डाल दिए। और ये बॉल मिल क्या करता है ना, पूरा सिलेंडर घूमता है ऐसे। ठीक है, तो चक्कर काटता है। और जब ये चक्कर काटेगा तो ये बॉल अपने को ऐसे गोल गोल चक्कर काटती हुई नजर आएगी, ऐसे गोल गोल, है ना? अब आप ये देखो, हम क्या करते हैं, हम बाहर वाले सिलेंडर को, जो ये बड़ा वाला सिलेंडर है, इसको हम बहुत तेज 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 से घुमाते हैं। अब आप लॉजिकली ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैं तुमको एक कोई गोल चीज है उसको घुमा रही हूँ, तो उसके अंदर मान लो ये बॉल में ऐसे घूम रहे हैं, तो इसके अंदर वाली जैसे गाड़ी में अगर हम बैठे हैं और गाड़ी तेज चल पड़ती है, मान लो ये गाड़ी है और गाड़ी तेज चल पड़ी और तुम ये सीट पे बैठे हुए हो ऐसे करके, तुम ये सीट पे बैठे हुए हो, तो होगा क्या मुझे बताओ? कि गाड़ी आगे चल पड़ी पर तुम पीछे की तरफ धक्का खा जाओगे। तो बिल्कुल ऑपोजिट मोशन होता है, गाड़ी रुकती है तो तुम आगे गिर जाते हो। ऐसे ही अगर ये सर्कल हमारा राइट चलेगा, है ना, अगर ये सर्कल हमारा राइट चलेगा तो ये बॉल हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी। और अगर ये बॉल हमारी पीछे की तरफ राइट चली जाएगी, इसका मतलब क्या है? अगर ये बॉल हमारी पीछे की तरफ चली जाएगी, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? ये आगे की तरफ चक्कर खा जाएगा। ठीक है, और ये बॉल पीछे की तरफ चली जाएगी। अब हम इसको इतनी तेज घुमाते हैं, इतनी हाई स्पीड पे रोटेशन देते हैं कि ये बॉल पूरा चक्कर काट के ऐसे। लेकिन हम देखो, एक ऐसा चीज समझो कि जब ये बॉल पूरा चक्कर काटी तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे गई, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये आगे न जाके नीचे गिर गई। जैसे ही ये बॉल ऊपर जाएगी, देखो ऊपर जाते वक्त तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के ऊपर से होके जा रही है। जैसे ही बॉल वहां से हटी तो आप ये समझो, जैसे ही बॉल हटी तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अपनी वापस पोजीशन पे आ गए।
और जब ये बहुत ऊपर से नीचे गिरी, ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स और छोटे छोटे हो गए, और लगातार 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 इट विल गेट क्रश्ड इन इट्स साइज। इट विल गेट क्रश्ड इन इट्स साइज। और जब इसका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर हो जाता है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर का एक ग्रैन्यूल का डायमीटर हो जाता है, तब ये इतना फाइनली डिवाइडेड माना जाता है। तब ये इतना फाइनली डिवाइडेड पाउडर माना जाता है। And it assumes that it is assumed to be it is assumed to be what? It is assumed to be pulverized. तो pulverized ore क्या होता है, सिंपल सी बात बताओ। pulverized ore का बेसिक मतलब होता है कि मैम ये कौन है, ये एक सिंपली पल्वराइज्ड ore है। और क्योंकि ये एक सिंपली पल्वराइज्ड ore है, इसका मतलब ये स्टैम्प मिल और बॉल मिल से होकर फाइनली पाउडर बना है। फंडा समझ में आया या नहीं पता? इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? तो हमने सबसे पहले देखा डिगिंग। डिगिंग में हमने निकाला अर्थ, अर्थ के नीचे से पत्थर निकाला, पत्थर को बोला ओर या मिनरल। ओर क्या है? जिसमें 90% या मोर देन 90% मेटल है। और ठीक है, और हमारे पास ये पत्थर है, और उसको हमने मेटल got the point? And hence, what do you think is going to happen? Just tell me. उसमें से मेटल निकालना हमारे हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ठीक बात है। Any doubts in this, guys? Just tell me. Thumbs up, thumbs up. तो ये बहुत होता है पल्वराइज, मतलब इतना फाइनली पाउडर्ड, इतना पाउडर्ड कि उसके फर्दर नीचे और फर्दर कुछ और अपने पास नहीं है। दैट इज व्हाट यू कॉल एज पल्वराइज। दैट इज गोइंग टू बी अ पल्वराइज्ड कोर। तो साइज बेस्ड होता है। क्रशिंग में क्या रहता है, जब हम कहते हैं कि हमने किसी को क्रश कर दिया, तो क्रश्ड और पल्वराइज्ड ओर में डिफरेंस क्या है? क्रश्ड ओर या पल्वराइज्ड ओर में डिफरेंस क्या है? पल्वराइज्ड ओर 10⁻⁻⁶ मीटर के अंदर जाता है, ये 10⁻⁻3 मीटर में साइज आता है। साइज हम क्या बता रहे हैं? डायमीटर, पार्टिकल का डायमीटर। ठीक है, मतलब डायमीटर अगर इसका 0.1 सेंटीमीटर होगा तो क्रस्ट होगा, लेकिन इसका डायमीटर अगर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होगा, यानी कि 0.0001 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारा पल्वराइज्ड ओर होगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, तो ये हमारा पल्वराइज्ड ओर होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? लिसन, इज इट क्लियर? So that's it for today.